अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको वेलकम। पेश खिदमत है कहानी आसेब का 5वां हिस्सा। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं साहिल समुंदर पर जा रहा था कि मेरे आगे आगे कदमों के निशान बनने लगे। मैं हैरानी से उन निशानों को देखने लगा। मेरे दिल में कुछ खौफ सा भी पैदा हो चुका था। तब मैंने सवाल किया, कौन? अरे तुम्हारे बैर, हम तुम्हारे बैर हैं महाराज। मोंगा है हमारा नाम। मोंगा? मेरे मुंह से निकला। हाँ महाराज, हुक्म तो हो तो सामने आए। मेरे बैर? और क्या, हम तुम्हारे बैर हैं। जाप किया था ना आपने हमारे लिए। हम तुम्हारे बैर हैं महाराज। तुमने हमें बुला लिया है, मगर क्या? सामने आएंगे तुम्हारे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो, कैसे बैर? महाराज एक बात बताइए, आपने जाप किया था ना हमारे लिए? मुझे नहीं मालूम। अरे भाई हैरत है, आपको नहीं मालूम? फिर वहाँ पेड़ के नीचे क्या झक मारते रहे हो आप हमें पकड़ने के लिए? अरे हाँ, मगर तुम ठहरो, हम आपके सामने आते हैं, उसने कहा। और फिर अचानक मेरे सामने एक अजीबुल खलकत शय आ गई। मेरे दिलो दिमाग का क्या हाल था मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। मोटा भद्दा सा बदन मेरे सामने था, लेकिन सिर्फ शानों तक उसके दोनों हाथ भी थे, सीना पेट भी थे, लेकिन सर गायब था। उसके शानों पर सर नहीं था, लेकिन वहाँ किसी जख्म वगैरह का निशान भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा सांस घुटने लगा और गशी सी तारी होने लगी। मैंने डूबती आवाज़ में कहा, तुम तो सर कटे हो। असल में सर कटों की कहानी मैंने अपनी बस्ती में ही सुनी थी। बहुत फासले पर एक जगह थी जहाँ यह मशहूर था कि वहाँ सर कटा रहता है। उसका सर नहीं है, वो लोगों को परेशान करता है। वो भूत है और इस वक्त ये सर कटा भूत मेरे सामने खड़ा था। मैं खौफजदा हो गया। दिल चाहा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन भाग नहीं सका। तब मैंने उससे कहा, भाग जाओ महाराज, हमारी बात तो सुने। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अचानक मेरे बदन में जैसे जिंदगी वापस आ गई और मैंने पलटा। उसके बाद मैंने जिस तेजी से वापसी का सफर किया था वो किसी इंसान के बस में भी नहीं होगा। किसी घोड़े से ज्यादा रफ्तार से मैं वहां से भागा और फासला करता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां बहुत से लोग बैठे थे। मैं उस सरकटे से खौफजदा था। मेरा सांस धोगनी की तरह चल रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि किसी जगह बैठ जाऊं। थोड़े फासले पर एक चाट भल्ले वाला नजर आ रहा था। उसके सामने कुछ कुर्सियां थी। मैं हजारों दिक्कतों के बाद वहां पहुंचा और फिर एक कुर्सी पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं कितनी रफ्तार से दौड़कर वहां पहुंचा हूं। दही बल्ले वाला पहुंच गया और उसने कहा, क्या लाऊं साहब? कुछ भी ले आओ, मैंने हाँफते हुए कहा और वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरे सामने दही की चाट और कुछ और लवाजमात थे। मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ बैठना ज़रूरी था। मैं गहरी सांसें लेता एतदाल पर आ गया। मेरे आसपास की कुर्सियाँ खाली पड़ी थीं। जब मैंने दही की प्लेट की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक ही एक हाथ मेरी प्लेट पर आकर रुक गया। वो एक इंसानी हाथ था। एक बार फिर मैं उछल पड़ा। वो मेरे सामने बैठा था और उसके शानों पर सर नहीं था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे मुंह से नहीं निकल सकी। तो वो बोला, सुनो महाराज, क्यों पागल हुए जा रहे हो? हम तुम्हारे बैर हैं, तुम्हारी गलती तुमसे हुई थी। महाराज, अगर तुम जाप पूरा कर लेते तो हमारा सर भी हमारे कंधों पर होता। एक तो खुद सर कटा हमें बना दिया और ऊपर से हमसे डर रहे हो। लेकिन तुम हो कौन? देखो महाराज, जो जाप तुम कर रहे थे, हम उस जाप के बैर हैं और हमारा नाम मोंगा है। जब तुम अपना जाप आखिरी हद तक मुकम्मल कर लेते तो हम पूरे के पूरे तुम्हारे सामने आ जाते, मगर तुमने जाप पूरा नहीं किया और हमें आधा छोड़ दिया। और अब बताओ, इस संसार में हम आधे रहकर जिएंगे। तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया महाराज। मैं हैरत से उस अजीबो गरीब आदमी की बातें सुन रहा था और मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। ये तो हकीकत थी कि वो बेसर का इंसान मेरी निगाहों के सामने था और उस वक़्त भी मुझे सिर्फ उसका हाथ ही नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं उसकी आवाज़ सुन रहा था। मैंने खुद को संभाल कर कहा, पहले मुझको बताओ कि ये बैर होता क्या है? वाह रे वाह, मालिक बन बैठे हो हमारे और ये भी नहीं जानते कि बैर क्या होता है। अब ऐसा करो, इंसान बनकर बैठो तो हम तुम्हें अपने बारे में बताएं। हमें तो ये लगता है कि हम मुसीबत में फंस गए। अब तुम्हें स्कूल मास्टर की तरह सबक पढ़ाना पड़ेंगे। अपना हाथ भी अपने जिस्म की तरह गुम कर लो, मैंने कहा, और दूसरे लम्हे उसका हाथ मेरी निगाहों से गायब हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। हालांकि आगे पीछे बहुत से लोग थे, लेकिन मेरी जानिब किसी की तवज्जो नहीं थी। सब अपनी अपनी तफरीह में शामिल थे और एक अजीबोगरीब सूरत हाल से मैं दो चार था। वो आवाज़ फिर सुनाई दी, क्या सोच रहे हो महाराज? कुछ नहीं। देखो, अब हम तुम्हें अपने बारे में बता रहे हैं। हमारा एक अलग घराना होता है जिसमें बैर होते हैं।
वीर होते हैं, पदम होते हैं, शंखा होते हैं। हम सब चमारी की औलाद हैं। चमारी को जानते हो? मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता और मुझे हंसी की आवाज़ आई। तो फिर वैसे ही पदम वीर बने फिरते हो। महाराज चलो ठीक है, जो कुछ भी था, बस एक झगड़ा रह गया हमारे तुम्हारे दरमियान। वो क्या? अधूरा छोड़ दिया तुमने हमें। हम तो अब भी सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, पर तुम हमारी खोपड़ी कहाँ से लाओगे? ये तुम मुझे अपने बारे में बता रहे थे? मैंने कहा हाँ बता तो रहे हैं। जो जाप राधन लाल ने तुम्हें बताया था वो हमें कब्जे में करने के लिए था। राधन लाल पापी खुद तो कुछ नहीं कर सका था, तुम्हें उसने इस काम के लिए तैयार किया और तुमने जाप शुरू कर दिया, पर जाप पूरा नहीं किया और हम अधूरे रह गए। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? अब क्या करना है महाराज, तुमने तो हमें अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा तुम मेरे किस काम आ सकते हो? वो कहने लगा लो ये भी पूछ रहे हो, हम तुम्हारे किस काम नहीं आ सकते? तो तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? हाँ ये भी हम बताएंगे। अरे जो मन चाहे करो, संसार के बादशाह बन गए हो तुम। राजा हो राजा, जो चाहोगे मिल जाएगा, जो कहोगे संसार के लोग मानेंगे। समझ रहे हो ना हमारी बात? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा हम करेंगे, हम सब कुछ आपके लिए करेंगे, कहकर देखो। मैंने कहा क्या वाकई? हाँ अच्छा फिर नमूना दिखाऊं? बोलो क्या करना है? उसने पूछा और मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। मैंने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा जो कुछ लोगों के साथ वहाँ आई थी। खामोश सी एक जगह खड़ी थी। मैंने कहा उस लड़की को मेरे पास बुलाओ। ठीक है, मुझे जवाब मिला और सामने वाली कुर्सी हिली और मुझे यूं महसूस हुआ जहाँ से वहाँ से कोई उठ कर गया हो। मेरे लिए हैरत की बात थी, मेरी निगाहें इस लड़की पर टिक गई। ज़रा सी देर गुजरी कि लड़की ने चौंक कर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से मेरी जानिब आने लगी। मैं हैरत से उछल पड़ा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरी सिमत आ रही है। कुछ देर के बाद वो मेरे करीब पहुंच गई और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। कहने लगी मेरा नाम सुंदरी है। जी आपका नाम क्या है? उसने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। नादिर, मैंने जवाब दिया। नादिर साहब मुझे क्या हुआ है आप बता सकते हैं? मैंने कहा मैं समझा नहीं। बस न जाने क्यों मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे आप मुझे इशारा कर रहे हैं। हालांकि मैं इधर आना नहीं चाहती, लेकिन मेरे कदम इसी जानिब उठ गए और मैं आपके पास पहुंच गई। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं बैठकर आपसे बातें करूं। मैंने कहा आप क्या खाना पीना पसंद करेंगी? नहीं, समुंदर के किनारे ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनमें समंदर की अजीबो गरीब नमी शामिल होती है और ये लोग सफाई का ख्याल भी नहीं करते। आप भी बराह करम ये ना खाएं। मैं हैरत से उसे देख रहा था तो वो बोली आपने मुझे क्यों बुलाया था? सुंदरी जी बस ऐसे ही न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि आपसे कुछ बातें की जाएं और आप यहाँ आ गई। ओहो, इसका मतलब है तो आप तो बड़ी शक्ति के मालिक मालूम होते हैं, दिल से दिल का रास्ता तय कर लेते हैं। बहरहाल मैं जैसे भी यहाँ आई आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। कहीं आप ये ना समझें कि मैं कोई फ्लर्ट किस्म की लड़की हूँ। इंसान का इंसान से बात कर लेना कोई बुरी बात नहीं। हाँ मिस सुंदरी, आपने सही कहा। आप क्या करते हैं नादिर साहब? बस यूं ही आवारागर्दी करता हूँ। किसी बड़े बाप की औलाद होंगे? अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर सिर्फ आवारागर्दी करके आप कैसे गुजारा करते हैं? बस जी देख लें। खैर मुझे हक नहीं कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करूं, लेकिन जिस ताकत का मुज़ाहरा आपने किया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। किसी को बताऊंगी तो मानेगा नहीं। क्या आप मुझसे दोबारा मिलना पसंद करेंगे? क्यों नहीं जी, मैंने जवाब दिया। तो फिर मेरा कार्ड रख लीजिए। आप जब भी मेरी कोठी पर आएंगे मैं आपसे ख़ास स्वागत करूंगी। उसने अपने पर्स से एक छोटा सा खूबसूरत कार्ड निकाल कर मुझे दिया जिस पर उसका नाम और घर का पता लिखा था। मैंने वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया, लेकिन मैं मुसलसल हैरतों का शिकार हो रहा था। वो मेरी तरफ देखती हुई मुस्कुरा कर बोली अगर ये जगह ऐसी ना होती तो हम यकीनन कुछ बैठ कर खाते, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दावत देती हूँ कि आप मेरे घर ज़रूर आइए। आपके साथ खाना खाकर मुझे खुशी होगी। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जैसा आप पसंद करें। इजाज़त चाहूँगी। अगर किसी ने आपके साथ बैठा हुआ मुझे देख लिया तो मुझसे हज़ारों सवाल पूछेंगे। पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, जबकि मैं आपको नहीं जानती। क्या आप मुझे अपना पता देना पसंद करेंगे? मैंने कहा मिस सुंदरी, मैं खुद आपसे मुलाकात करने आऊँगा। तो फिर इजाज़त। असल में मेरे साथ कुछ और लोग हैं, वो सब समंदर में नहा रहे हैं। मुझे समंदर की लहरों से डर लगता है, इसलिए मैं पानी में नहीं गई और दूर खड़ी इन लोगों को देखती हूँ। आपने मुझे तलब कर लिया तो मैं आ गई। अच्छा फिर दोबारा मुलाकात होगी, उसने कहा और उठकर चली गई। मेरा सर चकराने लगा। सुंदरी का दिया हुआ कार्ड मेरे हाथ में था और मैं चकराई निगाहों से उसे देख रहा था कि अचानक सामने वाली कुर्सी हिली और फिर वही आवाज़ सुनाई दी। क्यों महाराज, हमने गलत तो नहीं कहा था ना? अरे नहीं यार, तुमने तो कमाल कर दिया। पता नहीं हम हैं कमाल के। जो कुछ भी हो, काश मैं तुम्हारा सर मुकम्मल कर सकता। तुम तो मेरे बड़े काम की चीज़ हो। क्यों नहीं महाराज?
अच्छा ये बताओ कि वो सर तुम्हारा कैसे पूरा कर हो सकता है? वो जॉब पूरा कर लूँगा और तुम्हें मुकम्मल कर दूँगा, मैंने कहा और उसकी आवाज़ सुनाई दी। यही तो अब तुम कर नहीं सकते। मैंने कहा आखिर क्यों? यार जॉब याद है तुम्हें, ज़रा दिमाग पर जोर दो, उसने कहा और मैंने दिमाग पर जोर देना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग खाली था। क्या मजाल के एक भी लफ्ज़ जहन में आया हो। बहुत देर कोशिश की, इसके बाद मैं हैरानी से सामने देखा। क्यों, क्या बात है? यार मैं वाकई वो जॉब भूल गया। अब वो तुम्हें कोई भी याद नहीं आ सकेगा, मगर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब बताओ मैं यहाँ बैठे रहोगे या यहाँ से उठोगे? मगर मैं जाऊँ कहाँ? मेरे लिए तो पूरा शहर अजनबी है और मेरा कोई जानने वाला भी नहीं। वो फिर हंसा और बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, खड़े हो जाओ। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया और खड़ा हो गया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में गर्मी बढ़ती जा रही है और फिर मुझे अपना वजूद अजीब भारी सा महसूस हुआ। लेकिन ये चंद लम्हे की बात थी, उसके बाद मैं पुरसुकून हो गया। मैं अपनी हालत पर गौर कर रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, मोंगा। जी हाँ, ये दूसरी आवाज़ भी मेरे मुंह से निकली, लेकिन ये मेरी नहीं, उसकी आवाज़ थी। एक बार फिर मुझ पर हैरत का दौरा पड़ा। तो उसने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, अब हमारी जगह भी तुम्हारे शरीर में है। क्या मतलब? अरे हम रहेंगे कहाँ, तुम्हारे शरीर में ही हमें बसेरा करना होगा। गोया अब तुम मेरे बदन के अंदर हो। तो और क्या, तुमने महसूस नहीं किया? लेकिन नहीं महाराज, रहने दो, फ़ायदा ही होगा, तुम्हें आगे चलकर देख लेना। फिर दिमाग ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, एक टैक्सी करके किसी अच्छे से होटल का पता मालूम करना चाहिए। क़याम के लिए होटल हुआ करते हैं। इस ख्याल के तहत मैं बढ़ा और टैक्सी के पास पहुँच गया। टैक्सी के पास पहुँचकर मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे किसी 5 स्टार होटल ले चलो। लेकिन ये अल्फाज अदा करते हुए मुझे मेरे मुंह से अपनी नहीं बल्कि मोंगा की आवाज़ सुनाई दी। मोंगा की आवाज़ में एक भारीपन और एक रौबदार कैफियत थी। मैं इन हैरतों में डूबता, उसका तस्वर आप कर सकते हैं। बहरहाल टैक्सी चल पड़ी। मैं नहीं जानता था कि मुझे कौन से होटल जाना है, लेकिन फिर टैक्सी ने मुझे एक 5 स्टार होटल पर उतार दिया। मैंने टैक्सी वाले को किराया दिया और मेरे कदम 5 स्टार होटल की जानिब पड़ गए। मैं आपसे पूरे वसूख से कहता हूँ कि इन तमाम काविशों में मेरा कोई दखल नहीं था। बस मेरा जिस्म मेरे दिमाग से जुदा होकर अमल कर रहा था और मैं 5 स्टार होटल के काउंटर पर पहुँच चुका था। फिर मैंने रिहाइश के मिलने पर एक कमरा तलब किया और 5 स्टार होटल के अटेंडेंट ने बड़े अदब से मुझे मुखातिब किया। मैंने कमरा हासिल करके मैं उसमें अपना नाम नादिर शाह लिखवाया और फिर मैं अंदर दाखिल हो गया। मेरे साथ कोई सामान नहीं था। पोर्टर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहने लगा, सर मेरे लिए और क्या हुक्म है? आपको कोई शय दरकार हो तुम बराए करम फरमा दीजिए। नहीं, हमारा सामान अभी बाद में आ जाएगा, अभी हम खुद पहुँचे हैं। बेहतर सर। मैंने जेब से एक नोट निकाल कर उस हवाले किया और उसको नोट को लेकर उसने मुझे कई बार सलाम किया और बाहर निकल गया। मैंने कमरे को अंदर से देखा। ज़िंदगी में कभी ख्वाब में भी इतना शानदार कमरा नहीं देखा था। क्या आला दर्जे की मसहरी थी, टेलीविज़न, डिश एंटीना, एयर कंडीशन और न जाने क्या क्या। मैं खुश घोटों पर ज़ुबान फेर कर मसहरी पर जा बैठा तो एक बार फिर मुझे अपने बदन में वही हरारत महसूस हुई और उसके बाद मेरा बदन हल्का फुल्का हो गया। मोंगा की आवाज़ सुनाई दी, कहिए महाराज, मज़ा आया? मोंगा, मगर मैंने हकलाई आवाज़ में कहा, अब ये हकलाना छोड़ दीजिए। आप एक बैर के मालिक हैं, संसार आपके चरणों में होगा। मजाल है किसी की जो आपसे कोई भी आपके सामने इनकार कर सके। मगर मोंगा, मुझे करना क्या चाहिए? संसार के मज़े लूटो महाराज, और क्या करो। मोंगा, तुम जानते हो मैंने राधन लाल और बाबा सफ़ेदे का खून कर दिया है। तो फिर पुलिस को मेरी तलाश होगी। अरे पुलिस की ऐसी की तैसी महाराज। क्या मतलब? किसी की मजाल जो आपकी तरफ आँख उठाकर देखे, हम आपके साथ हैं। एक और बात बताओ मोंगा। जो मन चाह पूछे महाराज। मोंगा आपका दास है, पूछिए क्या पूछना है। क्या तुम 24 घंटे मेरा साथ रहोगे? नहीं महाराज, ये तो मुमकिन नहीं। क्यों? हमने कहा ना आपसे कि हमारा एक परिवार होता है, हमें उसके बीच भी जाना पड़ता है। महाराज, हमें आवाज़ दोगे तो हम आपके पास होंगे। आप किसी भी समय हमसे कोई काम कहोगे तो हम वो काम करेंगे। अच्छा, तो फिर अब हमें इजाज़त महाराज। मोंगा, मुझे यहाँ कोई मुश्किल तो पेश नहीं आएगी। पता चल जाएगा महाराज, क्यों फिक्र करते हो। फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई अंदर आया हो। मेरी हालत ख़राब थी। मसहरी पर दराज हो गया और उसके बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। ये सब क्या है खुदाया? एक ख्वाब महसूस होता था, एक पुरस्रार ख्वाब। और मैं सोच रहा था कि जब इस ख्वाब से मेरी आँख खुलेगी तो क्या होगा। मैं कहाँ नजर आऊँगा? अपनी बस्ती में गुजरे वाक़यात में से किसी एक मुंतज़िर में, या फिर रियाज खान के घर, या फिर कहाँ? मैं किस जाल में फंस गया हूँ? वो लम्हात भूले जा सकते हैं जब पुष्पा के लिए मैंने 2 अफराद को मार दिया। ये सब ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? 5 स्टार होटल, ये सब कुछ क्या मैं इसके काबिल हूँ क्या?
میں نے تو جس انداز میں زندگی کا آغاز کیا اس میں یہ تصور ایک عظیم سرمایہ ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ سب کچھ اور پھر مونگا، یہ مونگا ہے کیا چیز؟ کتنا خوفناک تھا وہ۔ اس کے کندھوں پر سر موجود ہی نہیں، پتہ نہیں اس کی شکل کیسی ہوگی۔ پھر مجھے نیند آ گئی، دل و دماغ کچھ ایسے تھکے ہوئے تھے کہ خوب گہری نیند سویا۔ دوسری صبح جاگا تو پھر ایک وہی وحشت حملہ آور ہو گئی، لیکن اب میں نے دل میں سوچا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اگر انہی وحشتوں میں رہا تو بن موت مارا جاؤں گا۔ ایک طرف ٹوائلٹ لکھا تھا، میں اٹھ کر اندر داخل ہو گیا۔ ٹوائلٹ کو اندر سے دیکھا، سفیدی ہی سفیدی تھی چاروں طرف، چمکدار ٹائلوں سے بنا، مجھے تو اس کا استعمال بھی نہیں آتا تھا۔ عقل سے کاپ لیا، ٹب میں بیٹھا اور شاور کھول دیا۔ ایسا شاور اور ایسا واش روم میں نے فلم میں دیکھا تھا، وہ سب کچھ میرے قبضے میں تھا، اور مونگا نے جو کچھ کہا تھا وہ تو اچھے مستقبل کی نشاندہی کرتا تھا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی کون سی پٹڑی پر سفر کرے گی۔ پھر غسل کرتے کرتے دل میں خیال آیا کہ نادر زندگی تو کوئی شے ہی نہیں، ٹھوکروں میں پروان چڑھے ہو دوسروں کے رحم و کرم پر۔ تقدیر میں لکھا ہے تو یہی صحیح، کیا فرق پڑے گا، کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا، اپنے آپ کو تقدیر کے فیصلوں پر چھوڑ دوں۔ میں نے نہانے کے بعد وہی لباس پہنا جو میرے بدن پر تھا، بھلا دوسرے لباس کہاں تھے؟ باہر نکلا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ نہ جانے دل میں خیال آیا کہ سامنے کی الماری کھول کر دیکھی اور چونک پڑا، لباس وہ کہ ان پر آنکھ نہ ٹک سکے۔ ابھی یہی دیکھ رہا تھا کہ ویٹر نے دروازے پر دستک دی، پھر اندر آ کر گیا۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا، سر آپ کے ملازم آپ کا سامان لے آئے، میں نے آپ کی الماری میں ٹانگ دیے ہیں، کہ غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ میرے لباس؟ جی سر، وہ آپ کے خالی سوٹ کیس رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا، میں نے ابھی تک سوٹ کیس نہیں دیکھے تھے، لیکن اب جو انہیں دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے ویٹر سے کہا، میرے کتنے ملازم آئے تھے؟ 2 آئے تھے سر۔ آپ نادر شاہ ہیں نا؟ جی ہاں، بس آپ ہی کے بارے میں پوچھ کر وہ اوپر آئے۔ اب آپ یہ بتائیے ناشتے میں کیا لینا پسند کریں گے؟ میں نے کہا جو دل چاہے لے آؤ۔ وہ گردن جھکا کر چلا گیا۔ ایک بار پھر میں نے الماری کھولی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس میں لٹکے سوٹ دیکھنے لگا۔ ایک سے ایک قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا، سلیپنگ سوٹ، تولیہ اور نہ جانے کیا کیا۔ میں نے چکرائے ہوئے سر کو جھٹکا اور الماری بند کر دی۔ اب مجھے اپنے بدن کا لباس انتہائی حقیر لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر دل میں خیال آیا کہ نادر جو کچھ سامنے آیا ہے حقیقت کی شکل میں ہے، اسے نظر انداز نہ کر، اپنا یہ وحشت بھرا انداز چھوڑ دے اور خود کو تقدیر کے حوالے کر دے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جب تو خود اپنی طور پر کوئی عمل نہیں کر سکتا تو پھر وقت اور حالات تیرے ساتھ جو کر رہے ہیں انہی سے تعاون کر۔ اور اس احساس نے میرے اندر نئی روح پھونک دی۔ میں نے اس نادر کو اپنے اندر ختم کر ڈالا اور خوف اور دہشت کا شکار رہتا تھا، اور پھر ایک نئے نادر کو جنم دیا۔ ویٹر کے آنے سے پہلے میں نے اندرونی استعمال کا ایک لباس نکالا اور اسے پہن لیا۔ اپنے اصل لباس کی گٹھڑی بنا کر میں نے ایک طرف ڈال دی۔ ویٹر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو ایک ٹرالی پر ناشتہ لیے تھا، اور یہ ناشتہ شاید زندگی میں پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا تھا، اور صحیح معنوں میں ان تمام چیزوں کا استعمال نہیں جانتا تھا۔ ویٹر نے اپنے پرانے پھٹے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان لے جاؤں سر، کسی ڈسٹ بن میں ڈال دوں؟ ہاں ہاں ڈال دینا، میں نے ویٹر سے کہا اور ٹپ کے طور پر ایک نوٹ اس کے حوالے کر دیا۔ میرے پاس وہی کرنسی تھی جو رادن لال کے گھر سے لایا تھا، استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ویٹر نے جھک کر کئی بار سلام کیا، ٹپ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر وہ باہر نکل گیا اور میں ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ ناشتے کے ساتھ میں نے جو سلوک کیا کوئی دیکھتا تو مجھ پر ہنس پڑتا۔ سیدھی سی بات ہے، کھانا ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے تو عام طور سے رات کی بچی ہوئی روٹی سالن کے ساتھ کھائی، یہاں تو نہ جانے کیا کیا تھا۔ بہرحال مطلب تو کھانے سے تھا، ہر چیز چکھی جو زیادہ پسند آئی پوری ہڑپ کر گیا۔ کچھ دیر بعد میں ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دفتری مونگا کا خیال آیا اور میں نے اسے آواز دی، دیکھوں تو صحیح بدبخت جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ کرے گا بھی یا نہیں، کہیں مروا ہی نہ دے۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ آ گیا۔ فوراً مجھے آواز سنائی دی، مہاراج۔ اچھا تو تم یہی ہو؟ نہیں مہاراج، ابھی پہنچا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں تھے؟ ارے بھائی بار بار کیوں پوچھتے ہو، کہہ چکا ہوں کہ میرا ایک پریوار ہے، اور سنو مجھے بہت سے کام اور بھی ہوتے ہیں، اب میرے پر کئی کام ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی دیر ہو جائے تو برا مت ماننا، اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے آواز دے لیا کرو، یہ بار بار آواز دینا میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ارے تم تو ابھی سے بدل گئے۔ نہیں مہاراج، میں بدلا نہیں، میں بیر ہوں آپ کا، لیکن ادھورا، میری گردن بھی پوری ہو جاتی جو آپ کے ہر حکم کی تعویل کرنا ہوتی، اب بھی کروں گا مگر ہر وقت نہیں۔ میں نے کہا اگر میں کسی مصیبت میں پھنس گیا؟ ارے تم کیوں مصیبت میں پھنسو گے، میں خود اپنی کھوپڑی سے کام لو نا۔ ارے مونگا، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ناراض نہیں ہوتا مہاراج، پر سنسار میں ہم کو بہت سے کام ہوتے ہیں،
तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो तो बेशक बुला लो, फिर हमारा मन चाहे तो हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हर वक्त मोंगा मोंगा की रट ना लगाए रखना। ठीक है भाई, जो सब कुछ नज़र आ रहा है क्या तुमने किया है? नहीं, तुम्हारे चचा ने किया है। अरे हमने नहीं किया तो और किसने किया है? वो भी बहुत कुछ करते रहेंगे, पर आखिरी बार कहते हैं अपनी खोपड़ी भी इस्तेमाल किया करो, हमारी जान को मत रोते रहा करो। ठीक है भाई ठीक है, अब क्या कहें तुझसे, जा आराम कर, मैंने कहा, और मुझे यूं महसूस हुआ मेरे सामने एक परछाई हट गई हो। अब शायद मेरी आंखें मोंगा को नादीदा हालत में भी देखने की आदी हो गई थी। बहरहाल जिंदगी के ये वाकयात आगे चलकर न जाने क्या शक्ल इख्तियार करने वाले थे। इंसान को अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं होता, न जाने क्या हो। वक्त मेरा उस्ताद था और मुझे सब कुछ सिखा रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से गांव का एक मामूली सा लड़का, जिसके मुस्तकबिल के बारे में मजाक के तौर पर भी कुछ न कहा जा सकता हो, इस वक्त इस कैफियत में है कि 5 स्टार होटल में उसका क़याम है और उसके बाहर दर्जन भर शानदार सूट मौजूद है और उसकी जेब में अच्छी खासी रकम मौजूद है। बहरहाल दिल तो चाहता था कि हर एहसास से बेनियाज हो जाऊं, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था कि अगर कोई एहसासात को पसे पुश डाल लेता तो उसका मतलब है वो इंसानी सिफात से महरूम हो जाए। अब यह भी मुमकिन नहीं था कि मैं इसी कमरे में घुसा रहूं। जाहिर है इस होटल के इख्तराजात बहुत ज़्यादा होंगे, इसके साथ एक मेरे बदन में झुरझुरी आ गई। वो कमबख्त मोंगा मुझे यहाँ पहुँचा तो गया, लेकिन जो रकम मेरी जेब में है उसके ख़त्म होने के बाद क्या होगा? क्या इस होटल में मेरी बेइज्जती नहीं होगी? इसकी बात मानूं या अपने दिल की और अकल की, लेकिन बाहर तौर अभी इतने पैसे थे कि चंद रोज़ यहाँ गुजार सकता था। ये पैसे ख़त्म हो गए और मोंगा सिर्फ एक कहानी निकला तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। वैसे उसके अल्फाज मेरे लिए ताज्जुब खेज थे। पहले तो उसने बड़ी नरमी से बात की थी, अब नखरे दिखा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों। फिर दिन गुजर गया, शाम हो गई। कमरे में बैठे बैठे तबीयत उकताने लगी। हालांकि टेलीविज़न था, डिश एंटीना लगा था, टेलीफोन था, तमाम चीज़ें थी, लेकिन मेरा किसी से राब्ता नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिसे टेलीफोन पर मुखातिब कर सकूं। टेलीविज़न भी शायद मुझे खोलना नहीं आता था। अपने आप को इस माहौल के मुताबिक इतनी आसानी से तो नहीं ढाल सकता था, वक्त तो लगता ही था। फिर शाम को बिल्कुल ही माहौल से तंग आकर मैंने बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। एक लिबास निकाला और कुछ ना सही जब तक ये सब कुछ मौजूद रहे इससे ही फ़ायदा उठाया जाए। एक इंतहाई खूबसूरत गहरे नीले रंग का एक सूट निकाल कर पहनना शुरू कर दिया। शेव वगैरह बनाई, बाल संवार लिए, जूते पहनकर अपने कमरे से बाहर निकल आया। आईने में अपना जायज़ा लिया और न जाने क्यों महसूस हुआ जैसे माजी से मेरे सारे रिश्ते टूट चुके हों। एक बिल्कुल ही नई शख्सियत को मैंने देखा। बहरहाल मैं चलता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा और लिफ्ट मुझे होटल के फर्स्ट फ्लोर तक ले गई, जहां रिक्रिएशन हॉल था। अच्छी खासी रात हो गई, हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। एक जानिब स्टैंड सा लगा हुआ था जिस पर ऑर्केस्ट्रा मदम धुनें छेड़े हुए था। वेटर ट्रालियां घुमाते फिर रहे थे और मेज़ों पर बेहतरीन लोग नजर आ रहे थे। शानदार सूटों में लिपटे ज़्यादातर अफराद के साथ ख़वातीन थीं, एक से एक हसीन। उनके साथ भी ऐसे ही थे। मैं अपने आप को बहुत कमतर महसूस करने लगा। कोई निगाह मुझ पर उठती तो मुझे यूं महसूस होता जैसे वो लोग मुझे देखकर मुस्कुराने लगेंगे, लेकिन किसी के होंठों पर मुस्कुराहट ना आई। बल्कि अगर मेरी गलतफहमी नहीं थी तो कुछ आंखों में मैंने अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात देखे, और ये आंखें खुद भी बेहद हसीन थीं। एक वेटर मेरे पास पहुंच गया और उसने मेरी मेज़ की तरफ रहनुमाई की। मैं उस गोशे में जाकर बैठ गया और वेटर ने झुक कर कहा, क्या लाऊं आपके लिए सर? कोई ठंडा शरबत ले आओ, मैंने संभल कर जवाब दिया। वेटर गर्दन खम करके चला और गया और मैं हाल के तमाम लोगों को देखने लगा। तमाम चेहरे अजनबी थे, हर शख्स बेगाना। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं भरी कायनात में तन्हा हूँ। उनमें से मेरा कोई शनासा नहीं था। शायद तन्हाई की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा बन जाए। वेटर ने बड़ी नफासत से मशरूब का एक जग और ग्लास मेरे सामने रख दिया। उसने कुछ और लवाजमात भी सजा दिए। फिर उसने झुक कर पूछा, डिनर यहीं लेंगे सर या अपने रूम में? नहीं, मैं अपने रूम में जाऊंगा, मेरा मतलब है यहीं हाल में। वेटर ने अपनी लिफ्ट बुक निकाल कर कहा। 9:30 बजे मैंने जवाब दिया और वेटर गर्दन खम करके चला गया। मैं ऑर्केस्ट्रा की धुनें सुनने लगा। ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत है, न जाने ये लोग कौन हैं जिन्हें ये सब कुछ हासिल है। मुझे अपनी बस्ती याद थी, इसके बाद की दुनिया याद थी। फैज़ खान का घर याद था, फैज़ खान याद था और उसकी बहुत सी यादें मेरी ज़िंदगी से चिपकी थीं। वो सब ऐसे नहीं थे। मैंने उनमें से किसी को इस आलीशान होटल जैसे किसी होटल में जाते नहीं देखा था। शायद ये शहरी दुनिया है। मुझे इस दुनिया से रोशनास होना पड़ेगा, कोई तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन कैसे, क्या करूं? कोई ऐसी बात हो कि मैं इन सब लोगों जैसा हो जाऊं, कोई ऐसी हसीन सूरत मेरी साथी हो। मैं उसके साथ मेज़ पर बैठा हूं और ज़िंदगी इस तेज़ी से आगे बढ़े
کہ بس وقت گزرتا ہی رہے۔ 9:30 بجے ویٹر مینیو لے کر میرے پاس آیا اور اس نے ادب سے مینیو بک کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی، تھوڑی بہت انگریزی کے الفاظ پڑھ تو لیا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کی اصلیت کیا ہے، لیکن حالات کو سنبھالنا جانتا تھا۔ میں نے مسکراتی نگاہ سے ویٹر کو دیکھا اور کہا، ویٹر آج اپنی مرضی سے کچھ کھلا دو اور جو لاؤ گے میں کھا لوں گا۔ ویٹر میری بے تکلفی پر خود بھی ذرا بے تکلف ہوا اور کہنے لگا، سر کون سے ملک کا کھانا پسند کریں گے؟ ارے بھائی جس ملک میں رہ رہا ہوں۔ جی سر یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے ہمارے ہاں ہر ملک کی ڈشز ملتی ہیں، آپ صرف حکم کریں۔ وہ حکم بعد میں کریں گے، فی الحال تم اپنے ملک کی بہار دکھاؤ۔ جی سر۔ ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا اور میں نے اس مشکل سے نجات پائی۔ کھانا آیا اور کھانا کھایا گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کاش یہ زندگی مجھ پر ہمیشہ کے لیے چسپاں ہو جائے۔ کھانے کی لذت نے بہت کچھ فراموش کر دیا تھا۔ میزوں پر اب کھانے سرو ہونے لگے کیونکہ یہی ڈنر ٹائم تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے ہال میں شاید کوئی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس میں بڑی لمبی سی میز بچھی ہوئی تھی اور لوگ آ کر ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ پھر میں نے ہال کے دروازے سے ایک دراز قد شخص کو خوبصورت عورت کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا۔ عورت ساڑی میں لپٹی تھی اور چہرہ کافی جاذب نگاہ تھا، لیکن چند قدم آگے بڑھنے پر اس شخص کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ ایسے چونکا جیسے اسے کوئی الیکٹرک شاک لگا ہو۔ میں نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور میرا دم نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ شخص کون ہے اور مجھے اس طرح دیکھ کر کیوں چونکا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہی تصور تھا، کہیں وہ خفیہ پولیس کا آدمی نہ ہو۔ پارٹی کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس شخص نے چند لمحے اس کیفیت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ساتھی عورت کو میری جانب متوجہ کیا۔ عورت نے مجھے دیکھا اور پھر اس کی کیفیت بھی مرد سے مختلف نہیں تھی۔ میں نے سوچا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب میں پہلو بدلنے لگا۔ اب کیا کروں؟ کیا یہاں سے فرار ہو جاؤں؟ سب کچھ یہیں موجود تھا، فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ دل نے اندر سے سوچا۔ اب حالات کا انتظار کرنا بہتر ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بلا وجہ سے ڈر ڈر کر جینے کا کیا فائدہ؟ مرد نے عورت سے کچھ کہا، عورت نے گردن ہلا دی۔ پھر عورت پورشن کی جانب چل دی جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ مرد دروازے سے باہر نکل گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا کہ اب پولیس کا ایک دستہ آئے گا، مجھ پر رائفلیں تان لے گا اور اس کے بعد جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ مجھ پر مقدمہ چلے گا۔ عدالت میں فلمی ہیرو کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوں گا اور جج صاحب فیصلہ سنائیں گے۔ نادر شاہ کو 2 افراد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ پھر پولیس میرے گرد گھیرا ڈال دے گی اور مجھے پھانسی کے پھندے تک لے جایا جائے گا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر گیا۔ کیا حماقت ہے! تصورات کو اس حد تک ڈھیل نہیں دینی چاہیے کہ زندگی عذاب بن جائے۔ وہ شخص واپس نہیں آیا اور میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ ادھر میں عورت کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کے پارٹیشن کے دوسری جانب سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس طرح کی سیٹ حاصل کی تھی کہ وہاں سے مجھ پر نگاہ رکھ سکے۔ پارٹی میں نہ جانے کیا ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس عورت کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں فرار ہو جاؤں۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ دیر بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑتا گیا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ عورت بھی ساتھیوں سے معذرت کر کے اٹھ گئی ہے۔ میں ہوٹل سے باہر نکل آیا اور انتظار کرنے لگا کہ عورت باہر آئے، لیکن اگر وہ آ بھی جاتی تو میں اس کا کیا بگاڑ لیتا۔ بہت دیر تک میں ہوٹل کے لان میں ٹہلتا رہا، پھر جھنجھلا کر واپس پلٹا اور لفٹ سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے لباس تبدیل کیا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھے ٹریس کیا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا مجھے۔ کیا کیا خیالات دل میں آتے رہے۔ آدھا گھنٹہ مجھے واپس آئے گزر گیا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ویٹر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی۔ میں نے دروازہ کھولا جیسے کہ میں نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ میرے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا تھا۔ کن پٹیوں سے بال سفید تھے اور دراز قامت تھا۔ چہرے سے اچھی شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ کمرے میں اندر روشنی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے بھی دیکھا اور نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر غم پھیل گیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ کون ہے آپ؟ ارے بھائی اندر آنے دو گے تو میں بتاؤں گا نا، اس شخص نے بھرائی آواز میں کہا۔ میں نے کہا تشریف لائیے۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر آیا اور اس کے پیچھے اسی کی عمر کی ایک عورت اور 2 افراد اندر داخل ہوئے، جن میں ایک مرد اور دوسری جوان عورت تھی۔ چاروں کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو جوان عورت نے دروازہ بند کر دیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، کیا ہم لوگ اتنے ہی بڑے مجرم ہیں سہیل؟ میں نے حیرت سے کہا، جی۔ ارے بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ آپ لوگ تشریف رکھیے، لیکن آپ کی آنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، ہم بیٹھ سکتے ہیں نا؟ میں نے کہا، جی بیٹھیے۔ بیٹھیے ڈیڈی، آپ پلیز بیٹھ جائیے۔ عورت کچھ زیادہ ہی بعمل نظر آ رہی تھی، جبکہ بوڑھی عورت کے چہرے پر غم کے
असरात छाए हुए थे। वो लोग बैठ गए। मैंने बिस्तर पर ही बैठना मुनासिब समझा। उन लोगों की आमद की वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। औरत ने कहा, सोहेल, क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि तुम हम सबको माफ़ कर दो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस अमल से हम लोगों की ज़िंदगी को क्या घिन लग गया है। किस कदर खुश मिजाज आदमी थे डैडी, उनकी शक्ल देखो। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद डैडी के चेहरे होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। और मम्मी, काश तुम अपनी माँ के अंदर झांक सकते सोहेल। सोहेल, इंसान को इस कदर शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। तुम महसूस नहीं कर सकते कि तुम्हारे इस कदम ने हम लोगों को सूली पर अटका दिया है। लोगों से बहाने करते फिरते हैं, न जाने क्या क्या बताते फिरते हैं। तुमने कुछ नहीं सोचा सोहेल। काश तुमने जो कदम उठाया है वो उठाने से पहले एक बार सोच लेते। मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना ज़रूरी था। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरा ख्याल है आपको मेरे बारे में गलतफहमी हुई है, मैं सोहेल नहीं हूँ। औरत ने ठंडी सांस भरी और फिर अपनी जगह से उठी और मेरे पास पलंग पर आकर बैठी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने ज़िंदगी का तवील वक्त यहाँ गुजारा है। सोहेल, शायद मेरे ये अल्फाज तुम्हें मसनूई महसूस हों, लेकिन ये हकीकत है कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। आज़म के छोटे भाई की हैसियत से मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा। शायद तुम इस बात से इनकार ना कर सको। तुमने इसका एतराफ़ भी किया है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं सोहेल नहीं हूं बल्कि मैं नादिर हूं, तो क्या आप लोग इस हकीकत को तस्लीम करेंगे? अगर तुम ये कहो कि सूरज अब मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलने लगा है, तो क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? मैं लाजवाब होकर बोला, आप ठीक कहती हैं, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर खुदा के वास्ते यकीन कीजिए। मैंने लजाजत आवेज़ लहजे में कहा। औरत मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। देखो सोहेल, इंसान बेशक अपनी ज़ात में जीता है, और किसी से ये कहना कि तुम अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए जियो अजीब सा लगता है। सोहेल, घर की इज्जत दुनिया की हर चीज़ से कीमती होती है। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कहते रहो, मैं तुमसे यही कहूँगी कि देखो, औलाद को वालिदैन परवरिश करने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं। एक छोटी सी कुर्बानी देकर इंसान अपने घर की इज्जत बचा नहीं सकता। मैं ये नहीं कहती कि तुम वो करो जो बाकी अफराद कहते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा ताउन तो करो। हम सब तबाही के दहाने पर खड़े हैं। हमारे सामने हमारा तारीक मुस्तकबिल है। सोहेल, इस मुस्तकबिल के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें मायूस ना करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सोहेल, खुदा के लिए। औरत की आवाज़ रुंध गई और मैंने थक कर आंखें बंद कर ली और पेशानी मसलने लगा। क्या करना चाहिए फिर मुझे? फिर दिल में ख्याल आया कि कम से कम देखूं तो सही, मालूम करूं इनसे कि इनकी मुश्किल क्या है। कुछ लम्हे सोचने के बाद मैंने कहा, आपको यकीन है कि मैं सोहेल हूँ? उन खातून ने कहा, अगर तुम हमारी इज़्ज़त करते हो तो ठीक है। अगर आप इस बात पर बज़िद हैं कि मैं ही सोहेल हूँ तो आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए, अगर कभी इस बात का इंकशाफ हो जाए कि सोहेल कोई और है तो आप मुझे मुजरिम करार नहीं देंगे। मैं आपकी हैसियत और शख्सियत से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। आप मुझे जिस अंदाज में मजबूर कर रही हैं उसकी वजह से मैं खामोश हो जाता हूँ। नौजवान औरत हंस पड़ी। अगर कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानने का दावा करे तो मेरे सामने आए। यानी आप पूरे यकीन के साथ ये कह रही हैं कि मैं ही सोहेल हूँ? अरे सोहेल, क्यों परेशान करते हो, बाज आ जाओ। मैं भाभी, मैं तुम्हारे बेटे की जगह हूँ और अब भी मुझे इसी लकड़ी से हाँक रहे हो। ठीक है, आप मुझे हुक्म दीजिए, मुझे क्या करना है। घर चलो। चलें, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। अर्ज़ तो कर रहा हूँ कि हाजिर हूँ। अब कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ मेरा अच्छा खासा सामान मौजूद है। तुम किसी चीज़ की फ़िक्र मत करो। वकास ने तुम्हें यहाँ देखा है। वो यहाँ एक पार्टी में शरीक होना था अपनी बीवी के साथ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद उसने पार्टी छोड़ दी और हमें इत्तला दी। ये वकास कौन है? मैनेजर की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलूँ? हाँ ठीक है। और मेरा सामान? क्या कहा ना कि वकास सब कुछ ले आएगा, जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने शाने हिलाए और औरत खुश हो गई। मैं बोला, वैसे मैं आपको क्या कहूँ? अरे तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। प्लीज़ एक काम करें, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता दें। तुम मुझे पहले भाभी नहीं कहते थे? हाँ हाँ भाभी, लेकिन आपका नाम? चलो घर चलो, घर चल कर बताऊँगी। दिलचस्प सूरत हाल थी। मैंने तो उन लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये ज़बरदस्त धोखा खाने के मूड में थे, तो अब भला मैं क्या करता। सारा सामान वगैरह वहीं छोड़ दिया। वो साहब जिनका नाम वकास लिया गया था, ये सारी कार्रवाई उनके ज़रिए हुई थी। नीचे एक कीमती कार खड़ी थी। हम लोग उस गाड़ी में बैठ गए। मोमर खातून और मोमर शख्स भी हमरा थे। कार स्टार्ट होकर चल पड़ी और उसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत इमारत में दाखिल हुई। मैं ज़िंदगी के इस नए मोड़ पर दिलचस्पी से गौर कर रहा था। क्या ही अजीब मामला था।
लेकिन बहरहाल हर्ज भी क्या है, बेचारे गलतफहमी का शिकार हो गए, वक्त आने पर गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है। आपसे कहानी के दरमियान में गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वो लोग बड़ी खुशी से मुझे अंदर लाए। कुछ मुलाजिम टाइप के लोग भी नज़र आ रहे थे। भाभी साहिबा ने दूसरों से कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं ज़रा इसकी खबर लेने के बाद और इसे याद दिलाने के बाद कि ये सुहेल है वापस आती हूँ। वो सब अपने अपने कमरों में चले गए और मोहतरमा भाभी जान मुझे लिए हुए एक खूबसूरत बेडरूम में आ गई। हसीन बेडरूम था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें माँ बाप के साथ ये सलूक करते हुए? माँ बाप ने मेरे साथ जो सलूक किया मैडम, आप उसे नहीं जानती। 1000 बार मैंने तुमसे पूछा कि क्या खुद तुम्हारे दिल में कोई है, किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने के अहद व पैमा कर चुके हो? कभी बताया तुमने मुझे? मेरे साथ ज़िंदगी के अहद व पैमा किसी ने नहीं किए। तो फिर आखिर फ़रा में क्या ख़राबी है? ख़राबी फ़रा में नहीं, मुझ में है। क्या बकवास करते हो? ठीक है, बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। देखो सुहेल, मुझे डराओ नहीं। बहुत आगे बढ़ बढ़ कर इस घर के मामलात में मुदाखलत करती हूँ, लेकिन तुम सब के सहारे से आज़म ने इस तरह मुझ पर एतमाद इजहार किया है कि मैंने ये ज़िम्मेदारियाँ अपने सर ले रखी हैं। और फिर बहरहाल मुस्तकबिल में ये हमारा घर है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि फ़रा जैसी लड़की को मैं ठीक कर लूँगी। कोई ऐसी बात नहीं, वो बस ज़रा गलत परवरिश पा चुकी है। माँ बाप ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा सर चढ़ा रखा है। लेकिन तुम ये भी जानती हो कि वो तुम्हें पसंद करती है। जब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सुहेल, तुम इत्मीनान रखो। बस तुम मुझे ये बताओ कि किसी और को तो नहीं चाहते? ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबकि तुमने हमेशा मुझसे यही कहा कि भाभी अगर कोई ऐसी बात हो तो आपको बताऊंगा। जी हाँ, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई तो वाकई आपको बताऊंगा। वैसे मोहतरमा, आपका नाम क्या है? वो फिर मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। फरजाना। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और ये साहब जो ख़तरनाक सी सूरत के मालिक हैं जिन्हें आप डैडी कह रही हैं, ये कौन है? तौबा तौबा, किसी को अपना बाप कितना मुश्किल काम है कहना। काश ये आपकी समझ में आ जाए। और दूसरी खातून जो गमज़दा शक्ल बनाए बैठी थी, वो ज़रूर मेरी माँ होगी। और ये आज़म साहब। अच्छा देखो, क्यों इन बेचारे लोगों को गमज़दा कर रहे हो? मैडम, मैं कहता हूँ कि आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी। एक बात का मैं वादा आपसे करता हूँ, आपको जो गलतफहमी हुई है किसी न किसी शक्ल में दूर हो जाएगी। लेकिन इत्मीनान रखें, आपकी इस कोठी में से मैं कोई कीमती चीज़ उठाकर नहीं ले जाऊंगा। अपना फ़र्ज़ तो मैं पूरा कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि मैं सुहेल नहीं। फिर वही बकवास। अब बताओ मैं क्या करूं? बेहतर है ये मसला कल पर छोड़ दीजिए और सुबह को ये सब तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है। भागोगे तो नहीं? वो कहने लगी। अब नहीं भागूंगा, कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग खुद धोखा खा रहे हैं। मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। सुहेल, तुम्हें अपनी भाभी की कसम, देखो अब यहाँ से जाना नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि हम सब किस खतरे में पड़ गए हैं। तुम ये भी जानते हो कि जवाद साहब किस कदर खुश्क मिजाज आदमी हैं। उन्होंने कैसी अजीब अजीब बातें की हैं। डैडी एक इज़्ज़तदार और शरीफ आदमी हैं। तुम इन पर गौर करो। अच्छा ठीक है, तो अब आप आराम कीजिए। जाओगे तो नहीं? मैं वादा करता हूँ मैं आपके साथ आ चुका हूँ, अब नहीं जाऊँगा। ओके ठीक है। उन्होंने मुझे खुदा हाफिज़ कहा और बाहर निकल गई। तब मैंने पूरे कमरे के माहौल का जायज़ा लिया और मसहरी पर बैठ गया। कमाल है भाई, इतनी गलतफहमी। इन लोगों को किसी तौर पर मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब मैं इनसे सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करूँगा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। क्या किया जाए? कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि मामला क्या है। फिर और कोई ज़रिया नज़र नहीं आया तो मैंने भी आराम से सो जाने की ठानी। दूसरी सुबह दिन को 10 बजे तक सोता रहा। फिर कुछ आहटों ने जगाया। एक उम्र रसीदा मुलाजमा मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने उसे देखा और फ़ौरन मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना किसी मुलाजिम से मालूमात हासिल की जाए। लेकिन पता नहीं मुलाजमा बात ज़ुबान खोलने पर आमादा होगी या नहीं। मैं करवट बदल कर उठ बैठा तो मुलाजमा चौंक कर सीधी हो गई। फिर उसने जल्दी से कहा, सलाम छोटे मियाँ। वालेकुम सलाम, क्या नाम है तुम्हारा? छोटे मियाँ भूल गए, हम शबनम हैं। अच्छा शबनम, अच्छा ये बताओ बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब जा चुके हैं, नन्हे मियाँ भी जा चुके हैं। बड़े साहब भी, फरजाना बेगम कुछ ख़रीदारी करने गई हैं। मुझसे कह गई थी कि आपको नाश्ता दे दूँ। अच्छा, और वालदा साहबा? फरजाना बेगम के साथ गई हैं जी, शबनम ने बताया। इसका मतलब है कि घर में कोई नहीं? नहीं जी, हम सब हैं। हम सब तो हैं मगर घर वालों में से कोई नहीं। हाँ जी, वो लोग तो गए हैं। शबनम, मुझे तुमसे कुछ काम है। हुक्म कीजिए छोटे मियाँ। देखो, मुझसे कोई उल्टा सवाल मत करना, जो तुमसे पूछूं वो जवाब दो। शबनम हैरत से मुझे देखने लगी। मैं तुम्हें 200 रुपये इनाम दूंगा।
मैंने कहा, और शबनम की आंखों की चमक देखकर मैंने सोचा कि काम बन गया। दो ही बातें हो सकती थी। अगर मुलाजमा कुछ ज़्यादा ही वफादार होती तो ये 200 रुपये का ख्याल उसकी आंखों में चमक पैदा न करता। इसका मतलब है कि वो ज़ुबान खोल देगी। सबसे पहले मैंने उसे अपने पास मौजूद करेंसी में से 200 रुपये निकाल कर दिए और उसने मुझे कई सलाम करके नोट अपने पल्लू में बांध लिए। फिर बोली, नाश्ता ले आए सरकार, आप मुंह हाथ धो लें। फजूल बातें मत करो, यहाँ बैठ जाओ। मैंने एक तरफ इशारा किया और वो बैठ गई। मेरा नाम क्या है? मैंने सवाल किया। जी छोटे मियाँ। देखो, जी या क्या और क्यों का लफ्ज़ तुम्हें ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। भाई आप सोहेल मियाँ हैं, और कौन है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे यहाँ से गए हुए कितने रोज़ हो गए? 4-5 महीने तो हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल इतना ही अरसा हुआ। वो मुझे उस तरह देख रही थी जैसे उसको मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो। शबनम, तुम कितने अरसे से यहाँ पर मुलाजमत कर रही हो? छोटे मियाँ, हमें तो यहाँ 15 साल हो गए। आप छोटे से थे जब हम यहाँ आए थे। अल्लाह बख्शे, फजल भी जिंदा था। यहीं इस पर फजल का यहीं इंतकाल हुआ और हम बेवा हो गए। उसके बाद हमें भला कहाँ जाना था? इसका मतलब है कि तुम्हें घर की सारी बातें मालूम हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है साहब कि आपने एक नौकरानी को इतनी इज्जत दी। मैंने पूछा, मेरे वालिद साहब का क्या नाम है? बड़े मालिक का? हाँ, नाजिम अली। अच्छा, और माँ का क्या नाम है? आयशा बेगम। उसके चेहरे पर हैरत के नकूश गहरे होते चले गए। खैर, मेरे भाई का नाम आज़म है और भाभी का नाम फरजाना, ये तो मुझे मालूम है। छोटे मियाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पल्लू में से 200 रुपये खोल लूँगा। जो कह रहा हूँ वही करो, ज़्यादा गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा, मैंने कहा, और वो खौफज़दा हो गई। उसने दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में दबा लिया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये फ़रा बेगम और जवाद बेगम कौन है? जवाद बेगम आपके होने वाले ससुर हैं और फ़रा बेगम आपकी होने वाली बीवी। अच्छा, तो इस घर का मामला क्या चल रहा है? बस जी, हमें जितना मालूम है उतना बता सकते हैं। बड़े साहब को कारोबार में नुकसान पर नुकसान हुए, लाखों करोड़ों रुपया डूब गया। कुछ तबाह होने को था कि जवाद बेग ने आपका रिश्ता खुद दिया, फ़रा बीबी के कहने से, और आपका सारा कर्जा अदा कर दिया। इस फ़रा कारोबार को दोबारा सहारा मिला। इतना ही मालूम है हमें तो। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर हंस कर कहा, ठीक है, अच्छा ये लो 200 रुपये। मैं तो ये आजमा रहा था कि तुम घर के मामलात के बारे में कितना जानती हो। शबनम बीबी ने जल्दी से नोट दोबारा मेरे हाथ से लिए तो मैंने कहा, और जानती हो ये दोबारा नोट मैंने तुम्हें क्यों दिए हैं? कुर्बान जाऊं सरकार के, आप तो हैं ही बड़े दिल वाले। हाँ, बिल्कुल। मैंने ये 200 रुपये तुम्हें इसलिए दिए हैं कि जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है इसे भूल जाओ, किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। ठीक है सरकार, जैसा आपका हुक्म। अब जाओ, नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैंने कहा, और वो कमरे से बाहर निकल गई। खासी समझदार नजर आ रही थी। फरजाना भाभी ने जो कुछ कहा था उनके अल्फाज अब समझ में आ रहे थे। कुर्बानी, इज़्ज़त वगैरह का मामला। ये शख्स बेचारा मकरूज़ हो चुका है। माँ बाप हैं ये मेरे। सोहेल मेरा इतना ही हम शक्ल हो, लेकिन सोहेल इसका मतलब है कि सोहेल नामी नौजवान घर वालों के फैसले से इत्तेफाक ना करते हुए कहीं फरार हो चुका है। वाह सोहेल बेटा, तुम खुद तो भाग गए और मुझे फंसा गए। इन लोगों की मुश्किलात में अपनी टांग अड़ाऊं या खुद अपनी मुश्किल में मुबतला रहूं, फैसला करना था। दिल ने कहा कि नादर कैसी तन्हा और बेवकैफ ज़िंदगी गुजार रहा है। इन लोगों का तेरे ज़रिए भला कुछ हो सकता है तो क्या बुरा है। थोड़े दिन ये खेल खेल ले। वैसे तो तूने साफ कह दिया इन लोगों से कि तुम सोहेल नहीं, और आई गई के जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। चुनाचे अब तेरे लिए यहाँ कोई मुश्किल नहीं। बार बार इन लोगों से ये इजहार नहीं करना कि तुम सोहेल नहीं, कम अज़ कम इस वक्त तक जब तक असली सोहेल वापस ना आ जाए, फिर इस ड्रामे का कोई और ड्राप सीन ना हो जाए। ये फैसला करने के बाद मैं गुस्ल खाने में गया, नहा धोकर कपड़े पहने बाहर निकला। शबनम बीबी नाश्ता ले आई और मैंने उम्दा नाश्ता किया। मेरे लिबास वगैरह होटल से आ चुके थे और मेरे ही कमरे में सजे थे। घर में इस्तेमाल करने के लिए एक लिबास पहनकर मैं बैठ गया। वैसे मैंने ये देख लिया था कि बराबर की अलमारियों में लातादाद लिबास सजे हैं, जाहिर है सोहेल के होंगे, लेकिन मैंने इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी मैं इन तमाम चीज़ों से गुरेज करना चाहता था। तो फिर फरजाना भाभी वापस आ गई, मेरे लिए खासे तोहफे लेकर आईं। फिर उन्होंने कहा, माँ बाप से बिल्कुल बातचीत नहीं करोगे? तुम्हें नहीं मालूम अम्मा जान किस कदर बेचैन है। ठीक है मैं चलता हूँ। सोहेल बहुत गम उठाए उन्होंने। अब देखना तकदीर के फैसलों से इनराफ नहीं करना, तुम सब से नाराज़गी छोड़ दो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, छोड़ दी? क्या वाकई? जी बिल्कुल। तो फिर आओ अम्मा जान से लिपट जाओ। और फिर मैं अम्मा जान से लिपटा तो मेरे दिल के इंतहाई पोशीदा गोशों से एक दर्द भरी आवाज़ निकली। ये आवाज़ मेरे कानों में अल्फाज बनकर गूंज रही थी। ये आवाज़ मेरी माँ की थी। आज एक दूसरी माँ से लिपट कर मुझे अपनी माँ याद आई, लेकिन इन यादों के साथ दिल पर एक बोझ था।
जैसे भी गुजरती ज़िंदगी गुजार लेती, मेरी परवरिश करती। मैं जवान होता तो उसका सहारा बन जाता। शादी के बगैर वो क्या नहीं रह सकती थी? अरे भीख मांग लेती, बर्तन मांज लेती दूसरे घरों के, लेकिन मुझ पर सौतेला बाप तो न ले आती, जिसने मेरी शख्सियत को मस्क करके रख दिया। सोचने समझने के काबिल होकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि फजल खान दूध वाला एक घटिया और नीच आदमी था। वो इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था मेरे साथ जो उसने किया। उसके अपने भी बच्चे थे। मैंने नुमाया फ़र्क देखा अपने और उनके बच्चों के दरमियान, और ये फ़र्क मेरी माँ भी करने लगी थी, चाहे फजल खान के खौफ से ही क्यों ना हो। क्या उसे ये करना चाहिए था? ये नकली अम्मा जान मुझसे लिपटी रोती रहीं और बहरहाल मैंने उन्हें मसनूई दिल के साथ तसल्लियाँ दी। उन्होंने रोते हुए कहा, पागल, ज़िंदगी में तो बड़ी वसअतें हैं। अगर हम लोगों को इस तरह सहारा मिल जाए तो तुझे गुरेज नहीं करना चाहिए। तूने बहुत दुख दिए हमें। आप बेफिक्र रहें अम्मा जान, अब मैं आपको कोई दुख नहीं दूंगा। रात तक ये महफिल जारी रही और मैं अदाकारी करता रहा। मामलात तकरीबन ठीक हो गए। अब्बा जान ने भी मेरे साथ शफकत का इजहार किया। फिर दौरान गुफ्तगू मुझे ये मालूम हुआ कि जवाद बेग साहब, जो मेरे होने वाले ससुर थे, वो मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। फरा बेगम मेरे दिल में आती रही हैं। दिल में ख्याल उभरा, ज़रा देखूं तो सही अपने होने वाली इन साहिबा को। और ये बात मैंने फरजाना भाभी से की तो फरजाना मुस्कुरा कर बोली, ये हुई ना बात। सोहेल, मैं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कहूँगी, फरा बुरी लड़की नहीं है, थोड़े अरसे बाद तुम्हें भी पसंद आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है घर की इज्जत के लिए हो रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं इन सब की शिकायतें दूर करूँगा। तो फिर क्या ख्याल है, उसे टेलीफोन करूँ? हाँ कर दीजिए, अभी आ जाएगी, रात को वापस चली जाएगी। बड़ी बेतकल्लुफ़ है, तुम्हें बहुत पसंद करती है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इस ख्याल के तहत जवाद बेग को तुम्हारी वापसी के बारे में टेलीफोन नहीं किया कि फ़ौरन हंगामा शुरू हो जाएगा। तुम इस हंगामे से कहीं इनराफ ना करो, संगीन हालात चल रहे हैं। जवाद बेग साहब बड़े कारोबारी आदमी हैं। खरे लहजे में कहा था कि जो कुछ उन्होंने किया है हमारे लिए सिर्फ फरा के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया है। अगर ये बात नहीं हुई तो फिर समझ लीजिए कि वो दूसरा सलूक ना करते। जवाद बेग साहब जो कुछ करेंगे समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब इस वक्त उन्हें टेलीफोन मत करें, कल करेंगे फरा साहिबा से बात। बहरहाल फरजाना भाभी ने जो कुछ भी किया, दूसरे दिन सुबह 11 बजे एक चमचमाती कार इस कोठी में आकर रुकी और फिर वो इस कार से उतरी। मैंने अपने कमरे की खिड़की से उसे देखा। शक्लो सूरत तो अच्छी थी, लेकिन लिबास इंतहाई मॉडर्न और मोहतरमा की चाल डाल से अंदाज़ा होता था जैसे दुनिया को अपने कदमों तले रौंदती चली आएंगी। मैं इंतज़ार करता रहा। तमाम मराहिल गुजरने के बाद वो मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची और अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे पर खड़ी घूरती रही। मैं सहमी निगाहों से उसे देखता रहा। दिल में एक अजीब सा एहसास था। ये फरा साहिबा हैं तो सोहेल की मलकियत, लेकिन दिल को इस तरह लुभा रही हैं, भटक जाने को दिल चाहता है। इंतहाई बदअखलाक और बदतमीज़ हो। उन्होंने फरमाया, जी क्या मतलब? मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। देखो मैं ज़रा दूसरी किस्म की लड़की हूँ। मैं कहती हूँ कहाँ दफ़ा हो गए थे तुम? वो बस ज़रा सैरो सेहत के लिए चला गया था। मुझे साथ नहीं ले जा सकते थे? देखने गया था कि कौन सी जगह इस काबिल हैं दुनिया में जो हम दोनों देख सकते हैं, मैंने कहा, और वो आहिस्ता से चलती हुई मेरे पास आ गई। तुम इंतहा पसंद हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। क्या ठीक ठीक लगा रही है? कहाँ गए थे? मुझे सच सच बताओ। और इस तरह सबको बताए बगैर क्यों चले गए? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे सबकी क्या हालत हुई? पता होता तो जाता क्यों? बेवकूफ़ कहीं के, नाश्ता कर लिया है? हाँ जी, बस अब दोपहर का खाना खाऊंगा। मैंने कहा। शट अप, नहीं खाऊंगा, मैंने जवाब दिया और वो हंस पड़ी। बस अब तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए किस कदर परेशान थी मैं। और इन लोगों ने क्या बातें उड़ानी शुरू कर दी? किन लोगों ने? इन्हीं तुम्हारे घर वालों ने। मक्खियाँ उड़ाई होंगी या पतंगें उड़ाई होंगी। कहना शुरू कर दिया था इन लोगों ने कि तुम मुझे नापसंद करते हो, इसलिए घर से भाग गए हो। फरा ने कहा। बकवास करते हैं। तुम जैसी हसीन लड़की से तो मैंने दूसरी लड़की आज तक कोई देखी ही नहीं। झूठ बोल लेते हो, वो इतरा कर बोली। हो सकता है। क्या? वो फिर गुस्से से बोली। नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है किसी कोने खुदरे में छुपी बैठी हो, मेरी निगाहों के सामने ना आई। अरे कौन? किसकी बात कर रहे हो? वही खूबसूरत लड़की। शट अप, मैं तुम मर्दों की चालें खूब समझती हूँ। जाहिर है मर्दों से तुम्हारा वास्ता पड़ता रहता है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे किरदार पर तंज कर रहे हो? अरे बाप रे, तुमसे तो कोई बात कहना भी मुश्किल है। अच्छा मैं कहती हूँ तैयार हो जाओ। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी वजह से मैंने कितने ताने सुने हैं। किस किस ने मेरा मजाक उड़ाया है। लोग ये कहने लगे थे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं इस काबिल नहीं। तौबा तौबा, कौन लोग थे वो? उनके नामों की एक फहरिस्त मुझे बताओ, मैं सबको ठीक करूँगा। अब उठोगे या यूं ही बकवास करते रहोगे? उठूँगा और सर के बल उठूँगा, मैंने कहा और अपनी जगह से उठ गया। बड़ी मज़े की बात थी। मेरी होने वाली बेगम साहिबा ये खातून है।
जो किसी ऊंट की तरह मेरी नाक में नकेल डालने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल मैं तैयार हो गया। वक्त ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अब वक्त के साथ सफ़र तो करना था। मैंने लिबास वगैरह तब्दील कर लिया। घर के लोगों में फ़रा ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और मैं महसूस कर रहा था कि फ़रा ना तो इन लोगों को पसंद करती है और ना ही ये लोग फ़रा को पसंद करते हैं। अजीब लोग थे, एक शख्स पर दाव पर लगाकर उसके मुस्तकबिल से खेल रहे थे। हालांकि इंसान अपने मामलात खुद भुगतता है। फ़रा जैसी 30 माह खार टाइप की लड़की भला कौन पसंद कर सकता था। बेचारा सोहेल सही भागा। ऐसी लड़की के साथ गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल फ़रा साहिबा मुझे अपनी कीमती कार में बिठाकर ले चली। रास्ते में उन्होंने कहा कि बताओगे नहीं कहाँ गए थे। अरे भाई फ़रा, बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें फ़ौरन नहीं बताया जा सकता। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या दुनिया में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे भी छुपाओगे? अगर ऐसा अभी कर रहे हो तो शादी के बाद क्या होगा? बिल्कुल, शादी के बाद मैं तुमसे हर बात छुपाऊंगा। क्या मतलब? फ़रा ने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाया कि मेरा सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। मैंने सामने से आने वाली गाड़ियों की तरफ इशारा किया। तुम क्या कह रहे थे? मैंने कहा तुम खुद समझने की कोशिश नहीं कर रही। आज तक कोई ऐसी बात है जो मैंने तुमसे छुपाई? बस कह दिया कि ज़रा सेहत के लिए दिल चाहा निकल गया। छोटी सी बात का तुमने बतंगड़ बना दिया। फ़रा ने फिर कार चला दी। मेरे साथ मोहतरम ज़रा मजाक कम किया करो, उसने कहा। खुदा खुदा करके हम खूबसूरत कोठी तक पहुँचे जो फ़रा की थी। वैसे उस कोठी को देखकर भी दिल डामाडोल हुआ था। एक तरह से नाज़िम अली साहब कोठी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ज़ाहिर है फ़रा के बाप की थी और फ़रा के बाप जवाद बेग साहब बेचारे नाज़िम अली के घुटने ज़मीन पर टिका दिए थे और अब वो एक बेटे की कुर्बानी देकर अपनी साख को बहाल करना चाहते थे। लेकिन बेटे ने कुर्बानी कबूल नहीं की और भाग गया और पकड़ा गया मैं। ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और थोड़ी देर इंतज़ार के बाद फ़रा ने आकर कहा, डैडी इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलवाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मैंने पूछा कब वापस आएंगे? जब भी वापस आएंगे। तुम पर क्यों मुसीबत नाजिल हो रही है? बिल्कुल नाजिल नहीं हो रही। अच्छा चलो आओ, अब ड्राइंग रूम में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। घर जाना है? ये घर नहीं है, मेरा मतलब है अपने घर। तुम्हारा घर यही है, समझ रहे हो? शादी के बाद तुम्हें इसी जगह पर आकर रहना होगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है, इतनी खूबसूरत कोठी। मैंने कहा आओ मेरे साथ, उसने कहा और मैं उठकर उसके साथ बेडरूम में दाखिल हो गया। क्या ही आलीशान बेडरूम था, देखने से ताल्लुक़ रखता था। वैसे तो पूरी कोठी शानदार थी, लेकिन बेडरूम इतने कीमती डेकोरेशन के मैं हैरत से मेरी आंखें फटने लगी। एक मेरी बस्ती थी यहाँ, अब तक गुजरा हुआ वो ज़माना। इन दो कोठियों के देखने के बाद एहसास हुआ कि इंसान किस अंदाज में किस तरह इस दुनिया में जीते हैं। फिर फ़रा से काफ़ी बातें हुई। किसी ने इन बातों में मुदाखलत नहीं की थी, यहाँ तक कि मैं संजीदा हो गया। मैंने कहा फ़रा तुम्हारे अलावा कोठी में और कोई नहीं रहता? अरे क्यों नहीं, यहाँ तो मुलाजमों की पूरी फ़ौज है। इस फ़ौज का कोई कमांडर नहीं है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी मम्मी मर चुकी हैं? बस डैडी हैं और मैं, और ये सब कुछ मेरा है। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मेरा मतलब है तुम अपने किसी रिश्तेदार को बुलाकर यहाँ क्यों नहीं रखती? कोई इस काबिल नहीं, मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ। आम किस्म के लोगों से मिलकर मुझे खुशी नहीं होती। रिश्तेदार तुम क्या समझते हो? रिश्तेदार उन मक्खियों के जैसे होते हैं जो हर मीठी चीज़ पर आकर बैठ जाते हैं और उसे चट कर जाते हैं। हम लोग इस कायल नहीं हैं, हम रिश्तेदारों को दूर रखते हैं। ठीक है, मैंने कहा, और उसके बाद जवाद साहब से डिनर पर मुलाकात होगी। एक मुलाजिम ने बताया कि जवाद बेग साहब आ गए हैं और अब डिनर रूम में फ़रा बीबी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तैयार होगी, आओ चलते हैं। मेरी खैरियत की ज़मानत देती हो ना? मैंने कहा और फ़रा हंस पड़ी। फिर वो मेरे साथ बाहर निकलते हुई बोली, अब जो हरकत की है इस पर जितनी भी तुम्हें बातें सुननी पड़े वो तुम्हें भुगतनी होगी। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अरे तुम्हें खुदा का वास्ता, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जी नहीं जनाब, डैडी की भी एक इज़्ज़त है, एक मुकाम है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या डैडी तुम्हारी वजह से परेशान नहीं होंगे? चलो भाई, इधर से भी भुगत लिया जाए। फिर मैंने जवाद बेग साहब की तरफ देखा। शक्ल से ही बड़े तेज़ मालूम होते थे। मुझे देखकर उछल पड़े। तुम? उन्होंने खूनी आवाज़ में कहा। जी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा कभी कभी आती है। मुझसे मजाक करते हो? जानते हो मैं किस किस्म का आदमी हूँ? जी जानता हूँ। ये कहाँ से पकड़ा तुमने? इस बार जवाद बेग साहब ने बेटी को कहा। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं, सारी गलतफहमियाँ थी। फ़रा बाप को ठंडा करने की कोशिश करने लगी और मैंने सुकून का सांस लिया। कैसी गलतफहमियाँ? जो कुछ कहा गया था वो गलत था। सोहेल तो किसी काम से बाहर गए थे, किसी को बताए बगैर। काम ही ऐसा था डैडी। क्या काम था? अब हर बात तो सबको नहीं बताई जा सकती। बस मैंने कह दिया ना कि इन्हें कोई काम था। कमाल करती हो, और लोगों ने न जाने क्या क्या कहानियाँ उड़ा दी।
लोगों ने उड़ाई थी, खुद सुहेल ने तो नहीं उड़ाई थी कोई कहानी। अब देखिए ना, ये बच्चे तो नहीं हैं, जवान आदमी हैं। हर शख्स के अपने मसाइल होते हैं और अपने मसाइल वो खुद हल करता है। सुहेल अगर किसी काम से चले गए तो ये दूसरों का कसूर है कि उन्होंने तरह तरह की कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। इसमें सुहेल बेचारे का क्या कसूर है? हाँ, ये बात तो है, लेकिन इस सिलसिले में सबसे बड़े कसूरवार नाजिम अली साहब हैं। उन लोगों ने ये ड्रामा किया ही क्यों था? डैडी, बात ही कुछ ऐसी थी कि सुहेल साहब ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से बाहर निकल गए। उठो, डिनर करो मेरे साथ। जवाद बेग साहब बेटी की बात से मुतमईन हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ में अब भी एक खूनखार कैफियत थी। मैं खामोशी से बैठ गया। फरा मेरे साथ ही बैठी थी। जवाद बेग ने कहा, और बाकी सब तो ठीक है ना? जी बिल्कुल, किसी मुश्किल का शिकार तो नहीं हुए? नहीं सर, मैंने जवाब दिया। सर? जावेद बेग साहब चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। मैं और क्या करूं, आपने खुद ही मुझे इतना डांट दिया, मैंने कहा, और जावेद साहब खाने में मसरूफ़ हो गए। फरा मुस्कुराती रही, लेकिन बहरहाल उसने मेरी खातिर मदारत की थी। जवाद बेग ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मेरा ख्याल है रात यहीं रुक जाओ, कल दिल में चले जाना। जी वो क्या? जी वो बाद में तुम्हें इस घर में नहीं रहना? असल में बात यह है नाजिम अली कि मैं दिल से ये ख्याल दूर करना चाहता हूँ कि अब बेटे पर उसका हक रह गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो पहले उन लोगों को बता दी गई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ। खैर, बाकी सब कुछ बाद में होगा। सुना तुमने? जी बेहतर, मैंने जवाब दिया। फरा मुस्कुराती रही। डिनर के बाद मैं फरा के साथ उठकर बाहर लान में आ गया। फरा मुझे अपने लगाए हुए नए पौधे दिखा रही थी। कहने लगी, बागबानी मेरी ज़िंदगी है। दुनिया भर में कहीं किसी हसीन फूल या पौधे के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार होती है, वो मुझ तक पहुंच जाती है, तो समझ लो वो मेरे पास पहुंच गई। बहुत खूबसूरत शौक है। डैडी ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है। मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, क्या कुछ और सोच रहे हो? हर बात में हाँ हाँ कहे जाते हो। अजीब बात है मिस फरा, किसी बात में अगर हाँ नहीं कहता तो आप नाराज़ होती हैं। अब ऐसा भी नहीं, मुझे शौहर चाहिए, काठ का उल्लू नहीं। मैं खामोश हो गया। मैं तो बहुत से ख्यालात जहन में आए, लेकिन ज़बान से अदा नहीं कर सकता था। फिर फरा ने कहा, मेरे बेडरूम में सोओगे? अरे बाप रे बाप, क्या जवाद बेग साहब के हाथों कत्ल करवाना चाहती हो? वो हंस पड़ी, फिर बोली, मुंह धो कर रखो, मेरे झूठ को सच समझ बैठे हो। आओ मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाऊं। बेडरूम की क्या ज़रूरत है? रात को अगर देर हो गई तो लेट नाइट वापस आ जाऊंगा। क्यों, मौत आ रही है क्या? वापस जाने के लिए मरे जा रहे हो? मेरे बराबर के बेडरूम में सो जाना और रात को मेरे बेडरूम में दाखिल होने की कोशिश ना करना। मैं तौबा करता हूँ, मैंने जवाब दिया, और वो हंसती रही। उसके बेडरूम के बराबर मेरे लिए एक बेडरूम तैयार किया गया। बेडरूम में काफ़ी देर तक वो मेरे साथ बैठी रही। फिर मैंने कहा, जब कोई बात नहीं करनी थी जवाद बेग साहब को, तो यहाँ रोकने की क्या ज़रूरत थी? कहने लगी, देखो गुस्सा मत दिलाओ, असल में तुम नहीं जानते, डैडी तुम पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं, और होना भी यही चाहिए। तुम्हें डैडी का सारा कारोबार संभालना है। अगर अभी से तुमने इनराफ शुरू कर दिया तो आगे क्या होगा? आगे के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, मैंने कहा। फिर फरा कमरे से उठकर चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं मसहरी पर लेटकर इन हालात के बारे में सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक मुझे मोंगा की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो परछाई सी मेरे सामने आई और उसके बाद मनूस मोंगा मेरी आंखों के सामने आ गया। वही बेगर्दन का जिस्म। अगर कोई और देख लेता तो शायद दहशत से मर जाता, लेकिन मैं उसका आदी था। फिर न जाने क्यों उसे देखकर खौफ मेरे वजूद में छा गया। मोंगा ज़मीन पर बैठकर गर्दन का हिस्सा पीटने लगा जो सर के बगैर था। मैं उसे देख रहा था। अबे तुझ पर क्या मुसीबत नाजुल हुई जो मुंह उठाए चला आ रहा है? एक तो हमें मरवा दिया, दूसरा हमारा सत्यानाश कर दिया। भगवान तुम्हारा भी सत्यानाश करे। अरे क्या बकवास कर रहा है? अब बताओ हमें खोपड़ी कहाँ से मिले? अरे बाबा, हमारी खोपड़ी तुम ही हो। जब तक तुम जाप नहीं पूरा करोगे हमें खोपड़ी नहीं मिलेगी। जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारी खोपड़ी। अरे वाह, कैसे जाएं जहन्नम में? हमें मरवा दिया और कहते हो जहन्नम में जाऊं? जहन्नम भी बगैर खोपड़ी के गए तो वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। जाप याद करो महाराज, जाप याद करो। मुझे कुछ नहीं याद। तो फिर हम खोपड़ी के बगैर ही रहेंगे अपने परिवार में। वहाँ जाते हैं तो हमें जूते पड़ते हैं कि ससुरे खोपड़ी कहाँ फेंक आया। अब क्या बताएं, हम अजीब मुसीबत में फंस गए। ऐसा करो महाराज, जब तक हमारी खोपड़ी नहीं मिल जाती, तुम्हें जाप नहीं याद आ जाता तो कोई और खोपड़ी हमें दे दो। क्या बकवास करते हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने एक आदमी को देखा, लंबा तड़ंगा, शक्ल सूरत भी ठीक थी, पर क्या पता उसकी गर्दन हमारी गर्दन पर फिट होगी या नहीं। मोंगा भाग जाए यहाँ से। देखो महाराज, तुम्हारा हुक्म मानना हमारा धर्म है। इस धर्म पर भी हम इसी के चलेंगे जब हमारी खोपड़ी मिल जाएगी। अभी तो हम इधर के रहे ना उधर के। बताओ क्या करें, हम क्या करें? तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं मोंगा?
महाराज कोई दूसरी खपड़ी हमें दे दो। मगर कैसे? वो हम तुम्हें बताएंगे। मैंने कहा तो फिर उठ जा, क्या मतलब? अरे मसहरी से तो नीचे उतरो, उसने कहा और मैं नीचे उतर आया। फिर वो आस्ताब आगे बढ़ा। दूसरे लम्हे मुझे वही कैफियत का एहसास हुआ जो पहले हुआ था। मेरी दिमागी कैफियत बहाल थी, लेकिन यूं महसूस होता जैसे मेरे एसाब पर कोई सवार है। ये क्या बात है मोंगा? बताते हैं, चलो आगे चलो, उसने कहा और मैं गैर इख्तियारी तौर पर आगे बढ़ा। फिर मैंने हाथों से दरवाज़ा खोला। ये एहसास मुझ पर सवार था कि मैं इस वक्त अपने काबू में नहीं और मेरे एज़ा मोंगा की ज़ेर हिदायत अमल कर रहे हैं। वो मेरे हाथों पैरों से चल रहा है और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता वो जवाद बेगम के बेडरूम की तरफ बढ़ा। फिर उसने दस्तक दी, यानी जवाद बेग ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखा और बोले, क्या बात है, आप जाग रहे थे? हाँ, मैं देर से सोता हूँ, सोने से पहले कोई किताब पढ़ता हूँ, मुझे आपसे काम है, आओ अंदर आ जाओ, जवाद बेग ने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा था, मोंगा मेरी ज़बान से बोल रहा था। फिर अचानक ही अपने हाथ में मैंने एक अजीब सी चीज़ महसूस की। ये एक अजीब सा बड़ा सा खंजर था जो काफ़ी वज़नी था। खंजर मैंने अपने हाथ में महसूस किया। मुझे हैरत हुई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। हाँ बोलो, क्या है? उन्होंने कहा और उसी वक्त मैंने खंजर सीधा कर लिया। जवाद बेग की आंखें हैरत से फटने लगीं। क्या बदतमीज़ी है ये? लेकिन मैंने आगे बढ़कर उन पर वार कर दिया और इस सफाई से किया कि उनकी गर्दन शानों के पास से कट कर दूर जा गिरी। मेरे होशो हवास गुम हो गए। खून का फवारा बुलंद हुआ और मेरा सारा लिबास ख़राब हो गया। जवाद बेग का एक लम्हे में ख़ात्मा हो गया। उनका जिस्म कुछ लम्हे के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। तब मोंगा मेरे जिस्म से बाहर निकल आया। उसने बड़ी दिलचस्पी से वो खोपड़ी उठा ली। मेरे पूरे बदन पर लर्जा तारी था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे आपके कीमती कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।